लेकिन 2025 में जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक रीसेंट बेंचमार्क है 2024 के एग्जाम। रीसेंट एग्जाम आपका हुआ है, उसके अगर करस्पॉन्डिंग में आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ रहता है। मतलब आप जब सीबीटी 2 देने जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के साइड में ऊपर में एक वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया जाता है। एक प्रॉपर एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वो आपके मैटर करेंगे। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं आरआरबी का, और पीडब्ल्यू की एक बहुत शानदार सी किताब भी है आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर बुक, वो आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और डियर, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2025 की। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और अभी जो रिसेंट पेपर आपका हुआ है, चाहे हम आरआरबी जेई सीबीटी 1 की बात करें और सीबीटी 2 की बात करें, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह से रहनी चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब पेपर अभी हुआ है उससे पहले आपके पास एक बेंचमार्क था 5 साल पहले का, लेकिन 2025 में जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक रीसेंट बेंचमार्क है 2024 के एग्जाम का। तो अब यहां से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगी। मेरे साथ है शहनवाज सर मैकेनिकल से, और आपको डेफिनेटली डियर ये पूरा सेशन एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको किताबें क्या हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, हर एक चीज आपको आरआरबी के बारे में डिटेल में पता चल जाए। बिल्कुल सर। तो आरआरबी की अगर हम लोग बात करते हैं सर, तो अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रेलवे हर साल वैकेंसीज आपको निकाल रही है और अच्छी खासी वैकेंसीज निकाल रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सर कि आखिर आरआरबी जेई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा कि पेपर कैसा होता है, क्या सब्जेक्ट कैसे होते हैं, पैटर्न कैसे होते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम जो है इसका पैटर्न क्या होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा बात ये होता है कि सर इस एग्जाम को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो इन दोनों पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो डिस्कशन होगा, सबसे पहले बात होगी आरआरबी जेई एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होने वाला है, स्टडी प्लान एंड बुक्स कौन कौन से हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, क्या स्टडी प्लान बना सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सर। देखो, सबसे पहले डियर एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डेफिनेटली यहाँ पता होगा कि सर हमारे पास क्या क्या एग्जाम पैटर्न है ना। 2 स्टेजेस में आपका पेपर होता है, जैसे सीबीटी 1 स्टेज होता है, सेकेंडली आपका सीबीटी 2 होता है। आप सब डेफिनेटली अवेयर होंगे इस चीज से। और सीबीटी 1 में फर्स्ट स्टेज देखो सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सर देखो, यहाँ पे सीबीटी 1 की जब हम बात करते हैं डियर, तो सीबीटी 1 के अंदर ये आपका कंप्लीटली नॉन टेक्निकल पेपर रहता है, जहां पे मैथमेटिक्स का लगभग 30 क्वेश्चन, 30 मार्क का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लगभग 1.5 घंटा आपको मिलता है, 90 मिनट के आसपास, इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सीबीटी 1 सर कंप्लीटली नॉन टेक्निकल हमारा रहता है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने की ये है कि सीबीटी 1 जस्ट क्वालिफाइंग होता है। आपका जो मेरिट है ना, इससे नहीं बनता, ये बस जस्ट क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तब आप सीबीटी 2 में जाओगे। तो सीबीटी 1 में आपको ये पूरा स्कीम था, और इसी तरीके से सीबीटी 2 की अब हम लोग बात करते हैं। तो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न अगर आप देखते हैं तो देखिए, जनरल अवेयरेंस की यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10-10 मार्क्स का होगा। और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो होगा वो आपको 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 नंबर का ये होगा। और 100 मार्क्स की आपकी टेक्निकल एबिलिटीज के क्वेश्चन होंगे। दैट इज कि आप जिस भी कोर ब्रांच के हैं, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, आप मैकेनिकल के हैं, आप सिविल के हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जिस भी ब्रांच के हैं उस रिलेवेंट ब्रांच से 100 क्वेश्चन टेक्निकल होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स है, और इस बार आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है कि एग्जाम कैसे होगा और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। बिल्कुल सर। और देखो डियर, जब भी हम एग्जाम को टारगेट करते हैं उसका सिलेबस हमें पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिलेबस की भी साथ साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न अब आपको पता है। पहला पेपर सीबीटी 1 इट इज नॉन टेक्निकल, सेकंड पेपर आपका कंप्लीटली टेक्निकल रहता है। सो सिलेबस की एक बार बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्या सिलेबस हमारे पास रहेगा। सबसे पहले डियर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूँ। सिविल और अलाइड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वेइंग, कंप्यूटर डिजाइन यानी कैड आपके पास। उसके अलावा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स,
irrigation, mechanics of structure, theory of structure, design of concrete structure, steel transportation, highway environment, advanced construction estimation और contracts and accounts। अब इस चीज को समझना यहाँ पर, अभी जो रिसेंट एग्जाम आपका हुआ है उसके अगर करस्पॉन्डिंग मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहा है दिया, जितने भी ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के बिल्डिंग मेंटेनेंस हुआ, बिल्डिंग ड्राइंग हुआ, बिल्डिंग फिनिशेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये जो टॉपिक आपका बीएमसी सीटी और कंस्ट्रक्शन वाला जो टॉपिक है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और इस बार थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी थे, मतलब थोड़े अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके, जैसे जियो टेक्निकल एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सर्वेइंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यहां से तो क्वेश्चन आते ही हैं आप लोगों के लिए। हाईवे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन सब्जेक्ट्स को पहले आपको अच्छे से कवर कर लेना है, जिसमें मैंने आपको बताया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फिनिशेस, मेंटेनेंस। और साथ साथ एक डियर एक बात जरूर याद रखना, आपको सर यहाँ पर बिल्डिंग ड्राइंग को भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 5 से 6 मार्क्स का बिल्डिंग ड्राइंग भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सिविल के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को लिख लेना, मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। सर मैकेनिकल में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं? बिल्कुल सर, मैकेनिकल की अगर बात कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीनिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, मेट्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड थर्मल इंजीनियरिंग। अब देखिए ये इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स लिखे गए, लेकिन अगर आप देखेंगे इस बार के पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे प्रोडक्शन से था। प्रोडक्शन बोले तो कौन सा, वेल्डिंग से था, मेट्रोलॉजी से था, ग्राइंडिंग फिनिशिंग से था, मशीनिंग से था, मटेरियल साइंस से था। अगर इन 4 सब्जेक्ट को आप देख लो तो 100 में से 50 यानी 50% क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल का, और पैटर्न इसी तरीके से। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले अपना कवर करना है वो जो 50% ऑफ द सिलेबस को कवर कर लेता है। ठीक है, बाकी अदर ब्रांचेस के भी सिलेबस को देख ले। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और लाइट इंजीनियरिंग की, तो देखो डियर इसमें आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक मशीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रहता है, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन से भी आरआरबी में काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल और लाइट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर देखा जाए आपको तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लीनियर इंटीग्रल सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो सर दोनों में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखो डियर यहाँ पे आपको जब स्ट्रैटेजी आप करते हो, सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मार्क कर लेना है, फिर उनके रिगार्डिंग हमें डिटेल नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हम पहले कवर कर सकें। हमारे एग्जाम का 55 से 65% ऑफ द जो पेपर है उस पर हमारा कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरबी की जो भी कट ऑफ जाती है वो रीजनल कट ऑफ जाती है, यानी अगर आपने जिस रीजन में फॉर्म भरा है आपका जो पूरा कंपटीशन उसी रीजन के बच्चों के साथ है। फॉर एग्जांपल अगर आप अहमदाबाद जोन से पढ़ते हो तो आपका पूरा कंपटीशन अहमदाबाद जोन से, अगर आप इलाहाबाद जोन से पढ़ते हो तो आपका पूरा कंपटीशन इलाहाबाद जोन से होता है। तो आपके अपने रीजनल जो कंपटीशन है उसको आपको फाइट करना है, नेशनल कंपटीशन को फाइट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है डियर, कि आपकी जो टेक्निकल कमांड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले नॉन टेक्निकल जो सीबीटी 1 है वो क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की बात करते हैं। तो वहां पर आपको सबसे पहले फोकस करना है नॉन टेक्निकल पोर्शन पे। और सीबीटी 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बता देता हूं मैं आपको। जैसे मतलब नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी रहने वाली है। मिनिमम परसेंट, देखो मिनिमम क्राइटेरिया अब आजकल इतना नहीं है क्योंकि कट ऑफ इतनी अच्छी चली जाती है, तो अगर आप मिनिमम ही स्कोर नहीं कर पाए तो फिर तो एग्जाम का कोई सेंस ही नहीं बचता है। तो ये तो चलो ठीक है, 40, 30, 30 और 25 है डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो लगभग 15 गुना होते हैं आपके जो भी इंडिविजुअल वैकेंसीज हैं। मान लो किसी एक जोन में जो वैकेंसीज है, मान लो 200 वैकेंसीज हैं, तो वहां पर 200 × 15 इतने स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। सर सीबीटी 2 में क्या इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, सीबीटी 2 में भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग है, और देख लीजिए आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, एंड दूसरा इसमें भी उसी तरीके से एक मिनिमम क्राइटेरिया एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता रहता है, उससे कोई इशू नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार आपको एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ रहता है। मतलब आप जब सीबीटी 2 देने जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के साइड में ऊपर में एक वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जो कैलकुलेशन होगा वो आप इस कैलकुलेटर से कर सके। तो ये आपको एक बेनिफिट है कि यहाँ पर कैलकुलेटर रहता है, बट सीबीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। सर अब अगर बात की जाए, जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी करना है तो हमें
किन बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, किन बुक्स पर हम लोग फोकस करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर, देखो सबसे पहले अगर आपको किसी भी एग्जाम को समझना है कि सर वो एग्जाम किस लेवल का है या उस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने जरूरी है। आरआरबी के पिछले मतलब इससे पहले 2024 से पहले जो एग्जाम हुए 5-5 साल पुराने थे। तब बच्चों को लगता था सर ये तो काफी पुराने पेपर है, सब्जेक्ट तो हमारा अभी जो कॉम्पिटिशन है वो काफी अपडेट हो गया है। लेकिन इस बार जो आपका पेपर हुआ है 2024 का, चाहे री एग्जाम की बात करें, वो जो रिसेंट पेपर आया, उससे पहले का जो पेपर था, सीबीटी 1 के सभी शिफ्ट का पेपर था, उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वो आपके मैटर करेंगे। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं आरआरबी का, और पीडब्ल्यू की एक बहुत शानदार सी किताब भी है, आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर बुक, वो आप डेफिनिटली अवेल कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हो डियर, आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको गिवन है। तो पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है। और मेरा सजेशन सर ये भी रहता है कि आरआरबी के जो पीवाईक्यूज हैं, उससे काफी सिमिलर एसएससी के पीवाईक्यूज भी बिल्कुल हैं। सर। क्योंकि सिलेबस आप देखोगे तो टेक्निकल सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो लगभग सेम है। मतलब थोड़ा सा 2-3 सब्जेक्ट, जैसे सिविल में बात करता हूं तो जैसे कैड एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपका आरआरबी में आता है, एसएससी में नहीं आता। बिल्डिंग ड्राइंग आरआरबी में आता है, एसएससी में नहीं आता। तो कुछ सब्जेक्ट्स अगर छोड़ दें, जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर रहता है। ठीक है, तो 40 टू 45 या 50% ऊपर का सिलेबस टेक्निकल का आपका लगभग सेम है। नॉन टेक्निकल में भी डियर जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है और जनरल साइंस का पोर्शन है, वो आपके एसएससी के जैसा ही है। ठीक है, हाँ। दैट इज वेरी मच सिमिलर। तो अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एज अ बेंचमार्क मानते हो और आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, अगर ये दो आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल सर। तो बुक्स की बात तो यहाँ पर हो गई। अब देखो स्ट्रैटेजी की सिंपल सा फंडा है। आपके पास सबसे पहले तो जो भी आपका जो सिलेबस है, उसके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपके पास प्रॉपर्ली पढ़े हुए होने चाहिए। उसका एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि आपको जो मेजर मान लो छोड़ना भी है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, लीव आउट कर सकते हो जो एक आध नंबर का शायद कभी-कभी पूछ लेता है। लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स को कभी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट को कवर करो। मेजर सब्जेक्ट को कवर करने के बाद जैसे कि सर ने बताया पीवाईक्यूज लगाओ। इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और वो सारे होने के बाद लास्ट में फाइनली एक चीज बचती है, वो है आपकी टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट से दो चीजें होती हैं सर। एक तो हम्म। होता यह है एक्यूरेसी मेंटेन होती है, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 में से अगर आपका 60 सही हो रहा है, यानी आपकी एक्यूरेसी कितनी है 60%, यानी अभी आपको 40% और इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरी चीज आपको यह भी पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। तो दो चीजें हैं तैयारी के लिए। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली उसका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। देन उसके बाद आपको उसके सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं। देन उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बाद आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाए और आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता चला जाए। बिल्कुल सर, तो ये सो देखो सारी चीज़ें सर ने बताई, बहुत ही एक एक बहुत ही शानदार प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिसको आपको डेफिनिटली फॉलो करना है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर डियर, कि अगर आप वो स्टूडेंट हो जो 2024 में आरआरबी दे चुके हो और आपको लगता है सर हमने तो सब्जेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं, हमारा कमांड है सब्जेक्ट्स के ऊपर, सर लास्ट ईयर भी हमने टेस्ट दिए थे, हमने तो री एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई करी थी और हम अभी हमारा सिलेबस कवरेज ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए और एडिशनल क्या करना चाहिए? तो अगर आप ऐसे वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं डियर, तो आपको डेफिनिटली इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं वो कह रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल भी हैं जो काफी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हैं, उनको स्किप करके चलो और सिर्फ थ्योरेटिकल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज पीवाईक्यूज है, अब आपका टारगेट वो होना चाहिए, क्योंकि उनसे आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो एक लेवल ऊपर बढ़ती है, आपकी सोचने की क्षमता एक लेवल ऊपर बढ़ेगी। तो अगर आरआरबी कभी क्वेश्चंस को घुमा भी दे या थोड़े अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ ले, तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे 2025 के अंदर। तो ये मेरी सलाह है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ डियर, तो देखो डियर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग फिनिशेस हुआ, इस बार फिनिशेस से भी क्वेश्चन है आपके पास, है ना? बिल्डिंग कंपोनेंट्स वगैरह हुआ, बिल्डिंग ड्राइंग हुआ और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो आपका सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और तो ये जो टॉपिक्स हैं,
इनको थोड़ा अच्छे से कवर करके जाइए, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एफर्ट लगा के कवर करके जाइए और पूरा इसको ओवर द सरफेस, मतलब सिर्फ ऊपर-ऊपर से नहीं, इसको अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है, एकदम वास्ट तरीके से पढ़ना है। तब आपका आरआरबी जो 2025 है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आई थिंक सर पूरी बिल्कुल बातें सर। हम लोगों ने हुँ। यहाँ पर कर ली हैं, कौन-सी किताबें आपको फॉलो करनी है, उसके साथ क्या आपकी बेटर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। डियर अभी समय है, कैलेंडर सर अभी तक आउट नहीं हुआ है, एग्ज़ैक्ट डेट अभी एग्ज़ाम की आपको नहीं पता है, लेकिन अर्ली टू स्टार्ट, अर्ली टू फिनिश। हमेशा ध्यान रखिए जितना जल्दी आप शुरुआत करोगे, उतना जल्दी अपनी मंज़िल तक आप पहुँचते हो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, आज से ही आपको शुरुआत कर देनी है और अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आरआरबी के साथ आप बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे और एसएससी सर अभी अक्टूबर में बिल्कुल सर। है? तो आप अगर एसएससी के एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। आप डेफिनिटली आरआरबी को क्वालीफाई कर सकते हो। ठीक है डियर? तो डेफिनिटली सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स को आप सेम स्ट्रैटेजी से भी और उनके सिलेबस को एनालाइज़ करके, राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप डेफिनिटली एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो आई थिंक हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो चलिए इसी के साथ फिनिश करते हैं आज का सेशन। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू सो मच।